जय हिंद दोस्तों, हम एक बार फिर से अपनी सीरीज में साथ में उपस्थित हुए हैं आपके सामने। 3 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये जो चौथा सेट है। तो जिस तरीके से लगातार आप देखते जा रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू लगे रहिए और पेपर का समय भी नज़दीक आता जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमें लगातार अपनी प्रैक्टिस को भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा देना है। तो लगातार कहीं कमज़ोर नहीं पड़ना है, लगातार तेज़ी से साथ हमें काम को करते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सारा वो गेम जो है प्रैक्टिस का ही है, वहाँ टिक करने के लिए आएगा, मेन गेम उसी का है। तो आपको उसी फोकस करना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। देखिए, तो सबसे पहला काम है हमारा पैसेज। सबसे पहला काम है, तो सबसे पहले पैसेज को क्या करना है, हमें इत्मीनान से पढ़ना है। अगर स्टोरी बेस्ड पैसेज है तो पहले कोशिश ये करिए कि पैसेज पढ़िए। अगर वो इकोनॉमी बेस्ड पैसेज है जो थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, तो उसको आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, तब उसके आंसर देने का प्रयास करिए, तब पैसेज को पढ़िए। तो सबसे पहले काम, जब अगर स्टोरी बेस्ड हमने देख लिया कि ये स्टोरी बेस्ड है, तो सबसे पहले हमें पैसेज को आराम से केयरफुली रीड करना है। ओके, आइए। तो वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन हु हैड ए बैग ऑफ गोल्ड। ठीक है, एक बार एक बूढ़ा आदमी था और उसके पास एक बैग भर के सोना था। ही वॉज फुलिश, वह मूर्ख था। ही डग ए होल इन द ग्राउंड, उसने एक ग्राउंड जमीन में एक छेद किया, ठीक है। एंड पुट द बैग ऑफ गोल्ड इनटू द होल, और जो बैग था उसको उस होल में रख दिया। देन ही कवर्ड द होल विद ए स्टोन, और पत्थरों से उसको ढक दिया। ही यूज्ड टू विजिट प्लेस नियरली एवरी डे, वो लगभग हर दिन वहां जाया करता था। ही वुड टेक अवे द स्टोन एंड पुट हिज फिंगर्स इनटू द होल, वह वहां जाता था और स्टोन को हटाया करता था और वो उस होल में अपनी फिंगर को डाला करता था और टच करके ये फील किया करता था। देन ही वुड टच द गोल्ड एंड फील वेरी हैप्पी, उसको टच किया करता था और आनंदित हो जाया करता था, खुश हो जाया करता था। वन डे he took the stone away and put his finger into the hole. How angry and sad he was when he discovered that his treasure was not there. One day he took the stone, एक दिन उसने वो पत्थर को हटाया, and put his finger into the hole, और अपनी फिंगर को उस होल में डाला। How angry, वह बहुत ज़्यादा क्रोधित था और बहुत दुखी था। He was when he discovered, जब उसने ये पाया कि उसका जो ट्रीजर है, ट्रीजर कहते हैं बेटा खजाने को, उसका ट्रीजर जो है वो वाज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था। ठीक है, ट्रीजर से मुझे एक बात और याद आ रही है, होता है ट्रीजर ट्रोव। अगर इसको ट्रीजर ट्रोव कहोगे, ट्रीजर ट्रोव बोलोगे, तो ट्रीजर ट्रोव जो होता है वो दबा हुआ खजाना होता है। कहीं आपको गड़ा हुआ खजाना मिल जाए उसे हम कहेंगे ट्रीजर ट्रोव। ठीक है बेटा। तो द ओल्ड मैन वेंट टू अ फ्रेंड एंड सैडली टोल्ड हिम द स्टोरी, बड़े दुखी मन के साथ उस बूढ़े आदमी ने अपने दोस्त को वो कहानी सुनाई, वो कहानी बताई, अपनी आप बीती सुनाई कि उसका भाई तो वहाँ तो जो जहाँ पे वो सोना रखा करता था वो सोना गायब हो चुका है, सोना है नहीं। His friend said, उसके दोस्त ने कहा, there is no reason for you to be sad, कि आपके पास दुखी होने का कोई रीज़न नहीं है। ये यूँ नहीं, यहाँ नहीं, योर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। Your gold was useless to you, तुम्हारा जो गोल्ड है वो तुम्हारे लिए बेकार है या बेकार था। You still have the hole, तुम्हारे पास अब भी वो होल है, ठीक। यू यहाँ यू कर लीजिए। यू कैन विजिट इट वेन एवर यू लाइक, तुम वहाँ जा सकते हो, तुम्हारे पास वो होल तो अब भी है ना। सोना चला के चला ना, तुम्हारे लिए तो वैसे ही बेकार था। क्यों? कि तुम यूज तो कर ही नहीं रहे थे, तुम केवल टच कर रहे थे उसको, तुम उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे थे, तो तुम्हारे लिए तो वैसे ही बेकार था वो। तो आप होल तुम्हारे पास अब भी है, वहाँ जाओ, ठीक है ना, आराम से वैसे ही फीलिंग लो। तो वो कह रहा है वेन एवर यू लाइक, तुम वहाँ जा सकते हो जब तुम चाहो। ऑल यू हैव टू डू इज इट इमेजिन दैट योर टीजर इज स्टिल देयर, और तुम वैसे ही जाके महसूस कर सकते हो कि तुम्हारा जो टीजर है, जो खजाना है, वो आज भी वहीं पर है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो फटाफट शेयर कर दो, है ना, और लोगों को तो सब्सक्राइब भी कराओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, द ओल्ड मैन हाइड द गोल्ड, जो ओल्ड मैन था उसने कहाँ छुपाया हुआ था? इन ए सीक्रेट चैम्बर, या फिर इन ए बैंक लॉकर, या फिर अंडरग्राउंड, इन ए अननोन प्लेस। तो आपको आंसर तो मुझे लगता है सबको आ गया होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया सी, बिल्कुल सही सोचा आपने। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ओके बेटा, ठीक। आगे देखिए, द ओल्ड मैन वाज प्लीज्ड, जो ओल्ड मैन था वो प्लीज्ड हो जाया करता था, आनंदित हुआ करता था, जब ही यूज्ड टू द गोल्ड,
जब यूज द गोल्ड, जब उस गोल्ड का उपयोग किया करता था। टच द गोल्ड, जब उसको टच किया करता था। आशा करता हूँ आपको आंसर समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर, द ओल्ड मैन विजिटेड द प्लेस वेयर ही हैड केप्ट द गोल्ड हिडन। ठीक है, एवरीडे, हर दिन जाया करता था वहां, या फिर वंस अ वीक, वीक में एक दिन जाया करता था, या ऑलमोस्ट एवरीडे, या एज ऑफन एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो तब जाया कर पाया जाता था। तो आपको बताना ऑलमोस्ट एवरीडे। तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, ऑलमोस्ट एवरीडे। जैसा कि आपने सोचा कि ऑलमोस्ट एवरीडे, कई लोग देख रहे हैं वो पहले ही आंसर अपने हिसाब से सोच लिया करें, या फिर पेन कॉपी लेके बैठ जाया करें, कोशिश किया करें मुझसे पहले आंसर लिख लिया करें। ठीक है भाई, चलो। द फ्रेंड टोल्ड द ओल्ड मैन दैट ही हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग। जो फ्रेंड है उसने ओल्ड मैन से कहा, क्या कहा, ही हैड नॉट लॉस्ट एवरीथिंग, कि उसने कुछ भी नहीं खोया है। ही वुड गेट बैक हिज गोल्ड, क्या वो जल्दी वापस पा लेगा अपना सोना। ही शुड कंप्लेन टू द पुलिस, कि उसे पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। क्या ही शुड नॉट हैव हिडन इट इन अ होल, कि उसे उस होल में नहीं रखना चाहिए था। तो आंसर आपको लग गया होगा कौन सा आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो। तो ये था हमारा छोटा सा पैसेज, ऐसे ही आपके पेपर में आना है एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, बशर्ते एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जरूरी है आपको कॉन्फिडेंस। ठीक है ना बेटा, अभी पर्याप्त समय है, इतने समय में आराम से आपको करा सकता हूँ। अगर आप शहर में नहीं आ पा रहे हैं, कहीं गाँव वगैरह में दूर बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी आराम से आप इसके साथ में कर सकते हैं। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है। देखिए, जो गेम है हमारा वो प्रैक्टिस का ही है, रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। वहाँ आपको केवल टिक करना है। और टिक करना कैसे आ पाएगा, गलतियों से भी आता है। हम गलतियां करते रहें, आपके आसपास जो भी बुक स्टोर वगैरह होगी, वहाँ पर जाकर आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उस प्रैक्टिस सेट को लगाइए बार बार। ठीक है, और गलतियां करिए खूब। जितनी गलतियां करेंगे उतनी ज़्यादा आप सीखेंगे, क्योंकि जो इंसान जितनी ज़्यादा गलतियां करता है वो उतनी ज़्यादा सीखता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पैसेज देखो कितने आराम से, इत्मीनान से हमने पैसेज कर लिया। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आ रहा है आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड पकड़ना है, मतलब जो करेक्ट नहीं है आपको वो पकड़ना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, जल्दी तो नहीं है। ठीक है, ये 4 वर्ड आपको दिए हुए हैं। ठीक, आराम से आप आंसर लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि ए लग रहा है भैया, या बी है, या सी है, डी है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं जरा। RAPPORT, पहला वर्ड मिला हमें रिपोर्ट। अगर आपको ये लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए रिपोर्ट, RAPPORT, रिपोर्ट, या हम करें बैट फॉर। ठीक है भाई, क्या बोले, बैट फॉर। बैट फॉर, या हम बोले प्रॉप अप, या हम बोले बटरेस, या हम बोले एक्सपाउंड। ठीक, या हम कहते हैं प्रोपाउंड। ठीक बेटा, इस सब का मतलब होता है सब। ये एक बड़ा होता है स्पाउस। ठीक है, यहां लिख देता हूं स्पाउस। ठीक बेटा, इन सब वर्डों को नोट कर सकते हो आप। स्पाउस, देखिए इसमें स्पाउस पति पत्नी वाला स्पाउस आ रहा है, लेकिन यहां पर ई लगा दिया मैंने, ई से स्पाउस। तो ई से स्पाउस का मतलब होता है जैसे पति पत्नी क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे। तो स्पाउस, रेपोर्ट, बैट फॉर, प्रॉप अप, बटरेस, एक्सपाउंड, प्रोपाउंड, इन सबको मतलब होता है सपोर्ट टू ईच अदर। क्या होता है बेटा, सपोर्ट टू ईच अदर। आराम से नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें इनकरेक्ट पकड़ना है। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट, क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट। तो सपोर्ट सभी को पता है, सपोर्ट करना, सहायता करना, SUPPORT से लिखा हुआ है। फिर लिखा है रिपोर्ट। अब नहीं दरोगा जी हमें अपनी रपट लिखानी है या रिपोर्ट लिखानी है, तो रिपोर्ट क्या होती है, REPORT होती है। ठीक है बेटा, REPORT। हाँ, तो आप समझ में आ गया होगा आपके, यही एरर हो गया, यही गलती हो गई। ठीक है, यहाँ जो डबल P है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओके, चलो बेटा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जा परपोर्ट। परपोर्ट का मतलब होता है विश करना।
ठीक बेटा, चलिए समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्या करना है आपको, आपको नियरेस्ट मीनिंग ढूंढनी है। जो वर्ड दिया है उसकी नियरेस्ट मीनिंग छांटनी है हमें, ठीक है बेटा। तो लिखा कंट्रोवर्ट, ठीक है, तो कंट्रोवर्सी ऐसे होती है, या कंट्रोवर्ट। तो कंट्रोवर्ट का मतलब होता है कोई किसी के विरोध में हो कोई काम करना, उसे कंट्रोवर्ट कहते हैं। तो यहां पर देखिए पहले लिखा है सबवर्ट, क्या लिखा है, सबवर्ट। पहला वर्ड लिखा है सबवर्ट। एक होता है सबोटेज, ठीक बेटा, रन एमोक, ठीक, गो बरसर्क, ठीक है बेटा, या वेंडलाइज, ठीक। इन सब का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। कंप्लीट हो रही बात, समझ में आ रही है। इन सब का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, ठीक बेटा। तो इस सब का मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह कर देना, नष्ट कर देना। तो पहला वर्ड तो क्लियर हो गया। सब वर्ड का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना। इंडिक्ट का मतलब अभियोग लगा देना। इंडिक्ट क्या हो जाएगा, अभियोग लगा देना। कंफ्यूज, आप पता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एयरफोर्स तैयारी करें, कि कभी एसएससी की तैयारी करें, कभी बैंक की तैयारी करें। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम यार ये वाला सेट लगा लें या ये वाला सेट लगा लें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, काम खत्म, ठीक है बेटा। तो अभी मैं अब क्लास भी कल से कुछ कोशिश करूंगा, कुछ आपको क्लास भी प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट तो लगातार हमें करना ही करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ सीखना है, गलतियों के साथ साथ चलना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमारा आंसर हमारा ये हो गया, और सबवर्ट हो गया, इंडेक्ट पता पड़ गया, कंफ्यूज आप पता, तो एक बच गया, वही आंसर हो गया। तो मैंने हमेशा कहा भले ही आपको आता हो, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, आप एलिमिनेट करें क्वेश्चनों को। आंसर जो दिए गए हैं उनको एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आप पकड़ लीजिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सही पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम गलत करके आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपनी एक हॉबी में एक आदत में डाल लीजिए कि जब भी आप आंसर को, क्वेश्चन को हल करें, तो आंसर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों को हटा के करें, भले ही आपको आता हो। इससे आप ये पाएंगे कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या आपके सही होने के क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सबवर्ट का मतलब वैंडलाइज कर देना, तोड़फोड़ कर देना। इंडेक्ट या फिर बोल सकते हो आपके विनाश कर देना, नष्ट कर देना। इंडेक्ट का मतलब वही अभियोग हो गया, ठीक है बेटा, है ना। कंफ्यूज आपको जानते हो, कॉन्ट्राडिक्ट है ना, कंट्रोवर्ट का, ठीक है भाई, सिनोनिम हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलो भैया आगे देखते हैं। फोकस, क्या कह रहा है, फोकस। तो कह रहे हैं फोकस, तो फोकस करिए। अभी आपको फोकस करने की जरूरत है, अगर एग्जाम निकालना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस, अब आपको क्या करना है, इसका अपोजिट मीनिंग ढूंढना। ये जरूर ध्यान दे दें, क्या करना क्या है। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, पेपर में करना होता है हमें सिनोनिम और हम कर देते हैं एंटोनिम्स। तो आपको एंटोनिम्स देख लेना है बस जल्दी से, या अपोजिट देख लेना है, ठीक है, या नियरेस्ट मीनिंग देख लेना है, सिनोनिम्स देख लेना है। तो आपको ध्यान देना, नियरेस्ट मीनिंग या सिनोनिम बात एक ही है, अपोजिट, ठीक है, या फिर एंटोनिम्स बात एक ही है। तो यहाँ लिखा फोकस, ठीक। तो फोकस ध्यान, एक जगह ध्यान देना, ठीक, और ध्यान से भटकना इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ देखो, डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना होता है, तो जो गायब ही हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। डिस्पर्स, डिस्पर्स ही इसका आंसर है। डिस्पर्स मैंने तितर कर देना, भटक जाना, ठीक है। हम फोकस नहीं हो पा रहे, माइंड हमारा डाइवर्ट हो रहा है बार बार, उसे कहते हैं डिस्पर्स, ठीक है। लिंक आप पता है, जुड़ना होता है। लेयर सभी को पता है, ओजोन की क्या है, पृथ्वी पर लेयर है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है बेटा। चलिए उसको आगे चलते हैं। आगे लिखा है आपको वन वर्ड निकालना है। क्या निकालना है, अब इतना पूरा मत पढ़िए, 6 घंटे टाइम लगता है ना इसमें। आप वन वर्ड देखिए, काम खत्म। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ये कई बार पूछा गया है कि 14 लाइन की जो पोएम होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है बेटा। तो उसे हम सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनेट। इसी तरह से याद होना चाहिए वन वर्ड में, ठीक। मैं आपको वोकैबुलरी रेडी कराऊंगा, कोशिश करूंगा आपको 3-4 हज़ार वर्ड में याद करा दूं। तो सोनेट क्या है, एक 14 लाइन की पोएम, उसको सोनेट कहा जाता है। जो बाल्ड होता है बेटा वो एक फोक सॉन्ग होता है, उसको हम, ठीक है, जो सूफी संत वगैरह लोग गाया करते हैं, है ना, तो उसे हम लोग, चलो आगे देखिए। फिर लिखा है फार्म, PSALM। तो जो ये पाम जो लिखा हुआ है पी साइलेंट में, तो ये देखिए, इस पाम का मतलब होता है जो हिंदुओं में भजन वगैरह गाए जाते हैं, ठीक है, उन भजन वगैरह के लिए इसको इंचेंटिंग द पाम, ठीक। यहाँ कैरोल का मतलब ईसाइयों का जो भजन होता है, जो ईसाई लोग, ठीक है ना, जो ईसाई लोग हैं जो चर्च वगैरह में
जो गाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैरल बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अलग अलग समुदाय में अलग अलग नाम से चीज़ों को जाना जाता है। तो जो कैरल हो गया ईसाइयों का गाना सॉन्ग, ठीक है, और पाम हो गया हिंदुओं का जो भजन वगैरह होता है उसे पाम कहते हैं। ठीक है बेटा, और मंदिर को टेम्पल आप जानते ही हैं, चर्च पता ही है आपको, मॉस्क मस्जिद होती है। ठीक है, और हर एक मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, उन सब के ऊपर एक पताका लगी रहती है, उस पर झंडा होता है। ठीक है, उसे टोटेम कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटेम। टोटेम, ठीक है, टोटेम क्या कहेंगे बेटा? टोटेम कहेंगे। ठीक, ओके। और इंचेंट का मतलब है इन मंत्रों को, इन भजनों को उच्चारण करना इनका, ठीक, उन्हें इंचेंट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? इंचेंट करना। ठीक, चलो, तो भजन वगैरह मंत्र वगैरह को उच्चारण करते हैं, इंचेंटिंग ऑफ श्लोक्स, मंत्रास, भजन, ठीक है, उसे इंचेंट करना कहते हैं। चलो तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए आगे PQRS, या इसको हम पैराजम्बल्ड भी कहते हैं। तो पैराजम्बल्ड कहते हैं या PQRS कहते हैं, बात देखिए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़िए। तो मेकिंग हैड परफॉर्म फ्रॉम द रिसीडिंग टाइड, आई नोटिस्ड ए मैन फिशिंग इन ऑन माई वे टू ए फेवरेट फिशिंग स्पॉट, ए वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर। ठीक, तो सबसे पहला काम, दिए गए पैराओं को अच्छे से पढ़िए। जो पैरा हमें दिए गए हैं इसको इत्मीनान से पढ़िए। अब इत्मीनान का मतलब ये भी नहीं कि आप 15 मिनट ले जाएं। ठीक, इत्मीनान का मतलब ये है कि 20-30 सेकंड में जल्दी से पढ़ डालिए उसको अपने दिमाग में रखते हुए। इतनी भी तेज नहीं कि मैं कुछ समझ में नहीं आया, तो ऐसा कुछ पढ़ लीजिए। तो आपको लगा कि हाँ भाई कि कोई किसी का फेवरेट फिशिंग स्पॉट एरिया है, ठीक है, वहाँ पर उसने किसी को फिशिंग करते हुए देखा होगा। तो देखो यहाँ पर जब लाइनें हमने पढ़ी तो 2-3 लाइनें पकड़ में आ गई। हमें ये पकड़ना होता है कौन से के बाद कौन सा आना चाहिए। तो अगर हम 2 भी पकड़ लेंगे, 2 पैरा भी पकड़ लेंगे कि इसके बाद ये वाला पैरा ही आएगा। मैंने बताया था कभी कभी हम क्या होगा, कभी कभी हम लोग जो है वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग पकड़ लेंगे, कभी कभी सेट प्रपोजिशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग पकड़ लेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसा क्या दिया हुआ है पैरा, वो देखना पड़ेगा सिचुएशन से। उसके लिए आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा ग्रामर भी आपको आनी चाहिए, थोड़ा वोकैबुलरी भी आनी चाहिए। जैसे सेट प्रपोजिशंस हो गया वो आपको आनी चाहिए, फ्रेजल वर्ब आपको आनी चाहिए, है ना। जनरली लड़के क्या करते हैं आजकल, प्रपोजिशन के नाम पर ऑन का प्रयोग, इनका प्रयोग, एट का प्रयोग सीख लेते हैं और वो पेपर में आता नहीं है, क्योंकि पेपर में सेट प्रपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब का 2-3-4 साल से लगातार वही पूछा जा रहा है, क्योंकि उनका स्तर थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, तो इसलिए वही आता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको सेट प्रपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब, ठीक है, ये भी मैं आपको दे सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। तो बस केवल आप लगातार करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मैं लगातार ऐसे ही लगातार वीडियो देता रहूंगा आपको, निश्चिंत होकर आप मेरे साथ तैयारी करें। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने इसको पढ़ा तो मैंने क्या फील किया, ऑन माई वे टू ए फेवरेट फिशिंग स्पॉट आई नोटिस ए फिशिंग मैन। आई नोटिस्ड, मैंने नोट किया कोई चीज को। तो नोट कब किया होगा, जब मैंने कुछ देखा होगा तभी तो नोट किया होगा। हाँ, क्या ए मैन फिशिंग इन, एक आदमी फिशिंग कर रहा है, मछली पकड़ रहा है। कहाँ मछली पकड़ेगा बताइए आप। तो हेड पर फ्रॉम में या ए वेरी स्मॉल पूल में, तो जाहिर सी बात पूल में मछली पकड़ेगा। तो क्यू के बाद क्या आने वाला है, एस आने वाला है, ऐसे पकड़ते हैं। तो हमने देखा आई नोटिस्ड ए मैन फिशिंग, आई नोटिस्ड ए मैन फिशिंग, कि एक आदमी जो है मछली पकड़ रहा है। तो मछली कहाँ पकड़ेगा वो, ये हमें सोचने वाली बात है। तो मछली कहाँ पकड़ेगा, स्मॉल पूल में पकड़ेगा। ठीक है, यानी क्यू के बाद एस आएगा। और हम ये देखेंगे क्यू के बाद एस कहाँ लिखा हुआ है। तो क्यू के बाद देखा एस, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बस यहीं बचा है। ये देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमें आंसर दिखाई दे रहा है। तो हमें पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन एक बार तो देखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अगर मान लो क्यू के बाद एस यहाँ भी दिया है, क्यू के बाद एस यहाँ भी दिया होता, तो फिर हमें और एक कदम आगे बढ़ना पड़ता, और चीज़ों को देखना पड़ता, मेल करना पड़ता, और पकड़ में आ जाता आराम से। तो जरूरी नहीं बेटा कि आप पूरा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तभी कर पाएं। कुछ बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कमजोर होती है बहुत ज़्यादा। तो अंडरस्टैंडिंग देखो बेटा, यूपी बोर्ड वाले बच्चे खासतौर से, तो अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप करनी तो उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। आपको कम से कम 6 महीने लगातार न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी जाकर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ये बात एसएससी बच्चों पर भी अप्लाई होती है। एसएससी के लिए तो मेंस के पेपर में 55 मार्क्स का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही है। ठीक है, मैं तो कहूँगा अगर पूरे पेपर में ध्यान दें हम, तो केवल ग्रामर और वोकैब 200 नंबर के पेपर में 80 नंबर का मात्र, यानी 80 मार्क्स का केवल ग्रामर और वोकैब आता है। बाकी पूरा का पूरा आप देख लीजिए 120 नंबर का जो पेपर है वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट को हटा दें अगर। ठीक है बेटा, तो आप देख पा रहे हैं, मतलब जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इंग्लिश न्यूज़ सुननी ही पड़ेगी, और ये रोज का काम बना लीजिए आप। जैसे खाना खाते हैं रोज, वैसा काम बनाइए। 15-20 मिनट रोज काम करिए ये।
बहुत मैं ज़्यादा लंबा करने को नहीं कह रहा हूँ आपसे, आधे घंटे पूरे दिन में देना है केवल इंग्लिश के लिए, और देखिए फिर मज़ा, ऐसे पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा, फिर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप मन कहेगा ये इसके बाद ये आएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अराउंड द वर्ल्ड क्या कह रहा है, अराउंड द वर्ल्ड। ठीक, अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, पेनफुल टर्मिनल डिसीज, द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ पीपल आर रेसलिंग विद स्पेशली इन द फेस ऑफ। ठीक है, पीपल आर रेसलिंग, जो लोग हैं वो रेसलिंग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, रेसलिंग विद, जूझ रहे हैं किसी चीज के साथ, किसके साथ जूझ रहे हैं, अब यहां लिखा इन द फेस ऑफ, क्या चीज फेस कर रहे हैं, द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ, ये या फिर पेनफुल टर्मिनल डिसीज, क्या लगाएं बेटा, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात की जा रही, पूरी दुनिया में क्या पेनफुल टर्मिनल डिसीज, तो ये तो पहला होगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गई बात, पी तो पहले आएगी नहीं। अराउंड द, पूरी दुनिया में टर्मिनल डिसीज की बात डायरेक्ट पहले कर देंगे क्या हम, कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे तो पूरी दुनिया की, जैसे कि अराउंड द वर्ल्ड, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पेनफुल टर्मिनल डिसीज यहां से शुरुआत तो होगी नहीं, ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ, हाँ ये आप एक बार क्यों देख सकते हैं, क्यों हो सकता है, लेकिन हमारे ऑप्शन देखे हमने तो या तो पी है या तो आर है, तो ऑप्शन ने खुद ही कह दिया, या तो आप पी का सिलेक्शन कर लीजिए या तो आप आर का कर लीजिए, तो हमने कहा पी तो भैया होगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक खत्म हो गए। देखो कितना आसान है आसान, तो पी, दो ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो गए, क्योंकि पी तो हो ही नहीं सकता, जब पी हो नहीं सकता तो दो खत्म हो गए, अब बचे दो, यानी आर से शुरू होना है। अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर रेसलिंग विद, अब पीपल जो है वो रेसलिंग कर रहे हैं किसकी चीज साथ में, रेसलिंग विद, तो आर के बाद हमने देखा या तो क्यू आ रहा है, आर के बाद या तो एस आ रहा है। ठीक, या तो क्यू आ रहा है या तो क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो पीपल आर रेसलिंग विद स्पेशली इन द फेस ऑफ, या तो ये आ जाए रेसलिंग विद स्पेशली इन द फेस ऑफ, या फिर पीपल रेसलिंग विद पेनफुल टर्मिनल डिसीज। ठीक है, लोग किससे झगड़ रहे हैं, किससे किससे लोगों का सामना हो रहा है, एक दर्दनाक टर्मिनल डिसीज से। ठीक है ना, तो यानी कि आपको लग रहा है साफ साफ समझ में आ गया होगा कि आर के बाद पी ही आने वाला है। क्यों भाई, पीपल आर के बाद तो पी किसी में नहीं है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, यानी फिर क्या करें, तो फिर हम प्रक्रिया को फिर चेंज करके देखें, यानी हमें क्या करना है, आर के बाद क्यू लेना है या आर के बाद एस लेना है। पीपल आर रेसलिंग विद, ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ, जो क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ बना हुआ है इस पे लोग जो हैं अपने तर्क वितर्क विचार विमर्श कर रहे हैं, स्पेशली इन द फेस ऑफ पेनफुल टर्मिनल डिसीज, स्पेशली इन द फेस ऑफ, जो कि उन्हें सामना करना पड़ता है दर्दनाक जो पेनफुल डिसीज है उससे। इस क्वेश्चन को लेकर लोग आपस में तर्क वितर्क करने में लगे हुए हैं, रेसलिंग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यानी कि आपने देखा कि आर के बाद क्यू आएगा यानी कि ये, एंड क्यू के बाद फिर एस आएगा और एस के बाद पी आएगा, इस प्रकार से हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक बेटा, चलो समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं कुछ, जैसे एसएससी वगैरह में भी कुछ लगभग ऐसे ही आते हैं, कोई बहुत विशेष नहीं आ रहे, ऐसे ही आ रहे हैं, थोड़ा बहुत इस तरह अच्छा हो जाता है, अदरवाइज एक जैसा ही है। ठीक है, तो जो एसएससी के बच्चे हैं वो भी चाहें तो इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर चाहें तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा। लिखा बी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ। ठीक, हमें क्या करना है, इसको चेंज द वॉइस, इसको वॉइस में तब्दील करना है। तो बस जब भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है, हमें जल्दी करना हो तो वहां समय हमारे पास इतना होता नहीं। ठीक है, तो जो मॉडल होता है, मॉडल का पैसिव बी बनता है, जैसे कैन का कैन बी, शुड का शुड बी, मस्ट का मस्ट बी। तो हमें ये देखना है कि जो मस्ट लिखा हुआ है इन चारों ऑप्शन में कहां पर मस्ट बी लिखा हुआ है, ये देखना है। तो हमें देखा ये हेड भी नहीं तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं सकता, ये आर लगाई, बस एक बच गया, काम खत्म। ठीक है, काम खत्म, सेकंडों में हो गया। अब बताइए अब क्या मतलब है, आपको कहाँ क्या लगा हुआ क्या देखना है, आपको बस एक केवल हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है। ठीक है बेटा, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो एयरफोर्स हो, सब में यही करना होता है। एसएससी में मेंस में तो 20-20 क्वेश्चन आते हैं इसके एक्टिव पैसिव के। ठीक, 5 मिनट में हो सकते हैं 20, बस ऐसे ही देखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब फोकस करना है। ठीक बेटा, ऐसे ही इसका इज एम आर बन जाता है ना, इज एम आर का क्या बनेगा, इज एम आर बीइंग बन जाता है। तो इज एम आर बीइंग कहाँ है ये देखेंगे, तो यहाँ पर जैसे मस्ट था तो हमें क्या करना था, मस्ट में हमें देखना है कि मस्ट भी कहाँ लगा है। आगे का सेंटेंस ऑलरेडी उसने कर दे दिया, ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाई अस। अब यहाँ पर एक बात हो रहा है, टेकन केयर, यहाँ ऑफ भी लगा दिया, बाई भी लगा दिया। कुछ बच्चे कहेंगे भैया दो प्रपोजिशन कैसे आ गई, तो आपको ये पता होना चाहिए केयर ऑफ ये पहले से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया है केयर ऑफ। ठीक है, बात समझ आ रहा है, तो ये फ्रेजल की तरह काम कर रहा है केयर ऑफ। ठीक बेटा, और ये प्रपोजिशन वाई तो हमें अपने कनेक्टर के लिए करनी है, जो सब्जेक्ट है हमारा उसको तब्दील करना है। ठीक है,
और ये अस क्यों आ रहा है, क्योंकि बाई एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए हमने अस कर दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए फटाफट। सी आस्क्ड मी हाउ इज योर फादर। तो देखिए अब ये इनडायरेक्ट फॉर्म दी गई है, आपको डायरेक्ट करना है, इसको डायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना है। तो सी आस्क्ड मी आपने देखा कि कॉमा एंड कॉमा में लिखा हुआ वाक्य है वो, ठीक है, डब्ल्यू वर्ड है ना, डब्ल्यू फैमिली मेंबर का वर्ड है, मतलब इंटरोगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो जब इंटरोगेटिव वर्ड का हम डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है बेटा, या इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो आपको ये फोकस होना चाहिए कि कंडीशन क्या है कि सी आस्क्ड मी, तो आस्क का तो आस्क्ड ही रहेगा। अगर सेड टू लिखा होता तो वो आस्क करते, अगर आस्क दिया है तो अच्छी बात है, पहले से ही आस्क दे रखा है उसने, तो सी आस्क तो रहेगा। कॉमा एंड कॉमा को हटाकर उसी प्रश्न सूचक शब्द से जोड़ देते हैं, ये तो आपको पता ही है, और वाक्य को सिंपल बनाते हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखा हमने सी आस्क्ड मी, तो सी आस्क्ड मी यहाँ पर दिया हुआ है सी आस्क्ड मी, ठीक है। सी आस्क्ड हिम, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, दो तो अपने आप खत्म हो गए। सबसे आसान है ये, डायरेक्ट एक्टिव पैसिव सबसे आसान। ठीक है, तो ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल इजी होता है। और आप देखिए एसएससी का एग्जाम उठा के देखिए, एसएससी का प्री देख लीजिए, एयरफोर्स का देख लीजिए, 70% केवल वोकेबुलरी का गेम है। अब वोकेबुलरी कैसे होगा, आपको याद करना पड़ेगा, रटना नहीं है, मैं समझाऊंगा उस हिसाब से आपको कर लेना है, आराम से रेडी हो जाएगा। ठीक है, बस 30% में जो गेम रहता है तो आपकी रीडिंग का और आपकी ग्रामर का रहता है, तो वो ऐसे ही है, बस आपको चीज़ों को पकड़ना है, समझना है और आराम से सेट से मार देना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें पीएचडी करने में लगे पड़े हैं, पीएचडी करने का टाइम नहीं मेरे भाई, बहुत कम समय है आपके पास। ठीक है, तो देखो ही जिसमें देखा, तो मैंने कहा ये तो हो नहीं सकते दो, यहाँ हिम कहाँ से आ गया भाई, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो कभी चेंज नहीं होता, तो ये कैसे चेंज हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ गायब भी कर दिया उसने ऑब्जेक्ट, तो कैसे गायब हो जाएगा, कभी देखा ही नहीं हमने, हाई स्कूल में पढ़ा, इंटर में पढ़ा, ठीक, कभी गायब हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ कहाँ से गायब हो जाएगा, नहीं होगा। फिर लिखा ही आस्क्ड मी, ठीक है, हाँ ये हो सकता है। तो अब बचे दो ऑप्शन हमारे पास, या तो ये या तो ये, तो हमेशा ऑप्शन को हटा के ही करिए बेटा, या तो ये आंसर ये या तो ये। अब देखो चेक करते हैं दोनों में, यहाँ लिखा है हाउ, ठीक है, यहाँ लिखा है हाउ, ठीक है, फिर आगे वो तो यहाँ लिखा है वॉज, बस यही इन्होंने लोचा कर दिया। क्या कर दिया, लोचा कर दिया भाई, यही गड़बड़ हो गया। क्या कि मैंने बताया था जब डब्ल्यू वर्ड को कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर लगा देते हैं तो वो एज ए कंजंक्शन काम करता है। जब कंजंक्शन के रूप में काम करेगा तो वाक्य आगे वाला सिंपल बन जाएगा। अगर कंजंक्शन इसके बाद इन्वर्जन आप कर रहे हो, अगर इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो, तो फिर सेंटेंस इंटरोगेटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है नहीं। यहाँ पे कुछ समास चिन्ह है नहीं है, देखो यहाँ लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो इसलिए ये गलत हो गया, आंसर हमारा ये सही हो गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वीडियो लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन है क्या कि जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं तो पढ़ाने का फायदा नहीं है। ABCD सीखने से कोई फायदा नहीं है, इसका A हो गया, इसका B हो गया, इसका C हो गया, कोई मतलब नहीं। मेरे पास आप यहाँ चर्चा करने के लिए ही आए हैं। ठीक है बेटा, चलो, विल यू प्लीज हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो आपको इसको सिंपल बनाना है। ठीक है, के लिए है ये बोल रहा है वो, ठीक है, विल यू प्लीज हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो प्लीज हैव समथिंग टू ड्रिंक, ये स्टेप हो गया इसका। ठीक है, सबने कर लिया होगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, सभी को आता होगा ये। तो यहाँ ये है ना बेटा, ठीक, तो प्लीज हैव समथिंग टू ड्रिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रूव, अप्रूव का नाउन करना है, नाउन बनाना है आपको। ठीक है, ओके, तो नाउन बनाना है, तो नाउन बनाने के लिए माई उसके पहले पजेसिव लगा के देखिए, जैसे योर अप्रूविंग, योर अप्रूव्ड, योर अप्रूव्स, योर अप्रूवल, कौन सा अच्छा लग रहा है सबसे बढ़िया आपको। ठीक है, तो आप जाहिर से बताएंगे अप्रूवल ही लगेगा। ओके बेटा, तो अप्रूवल इज द करेक्ट आंसर। अभी जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वहाँ चीज़ों को, अभी यहाँ ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो, तो अप्रूवल हो गया आंसर। आगे देखिए, ही वाज इन ट्रबल। मैंने बताया था आपको कि जनरली अगर वर्ड के आखिरी में ITY लगा हो, ठीक है, ESS NESS लगा हो, NESS, ठीक, ओके, ITY लगा हो, NESS लगा हो, ठीक है, IST लगा हो, तो ये भी नाउन ही होते हैं। ठीक है बेटा, ये जब मिलेंगे तो नाउन होगा। क्या होगा वो, नाउन होगा। चलो आगे देखते हैं। ही वॉज इन ट्रबल, ठीक, आई वुड हैव डन समथिंग फॉर हिम। तो अब देखिए यहाँ पर वुड हैव लिया हुआ है, ये कंडीशन की बात होगी, दो तरह की कंडीशन बोल रहा है ये। ठीक है, कि जब मैंने रियलाइज किया ही के वैट कष्टों में था, ठीक है, तो मैंने उसके लिए करने के लिए कुछ
चाहा, ठीक है। तो अब देखो दो कंडीशन हो रही हैं, कंडीशन की बात हो रही है, आई वुड हैव डन समथिंग फॉर हिम। तो अब यहाँ पर आपको पता है, मैंने दो कंडीशन आपको बताए हैं। मैंने कहा था अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में होता है, अगर इफ क्लॉज हैड में है देन सेकंड क्लॉज हमारी वुड हैव में होगी, ठीक। उसको लिखने के तरीके बताए थे मैंने आपको, या तो जैसे यहाँ लिखा है आई विल, तो ये तुरंत ही काट दो, ये तो हो नहीं सकता। इफ आई हैड रियलाइज्ड, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल सही है। इफ आई रियलाइज, ये भी नहीं हो सकता। हैड आई रियलाइज, ये भी हो सकता है। ओके बेटा, तो ये दो इसके आंसर हैं, या तो बी लगा दें या तो सी डी लगा दें। अब ये डिपेंड करता है वहां पर सिचुएशन क्या है, वो कौन सा मानते हैं, बस वही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। दोनों आंसर सही हैं, ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, फिर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में, सॉरी आपको एडवर्ब करना है। क्या करना है, एडवर्ब फॉर्म देखनी है। क्या देखनी है, एडवर्ब। तो एडवर्ब पकड़ना है आपको। तो देखो बेटा, हार्ड जो होता है वो एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। तो हमें केवल एडवर्ब पूछा उसने कौन सा है, तो जो हार्डली है, ठीक है, ये केवल एडवर्ब होता है। हार्डली है, स्कार्सली है, सेल्डम है, बेयरली है, नो सूनर है, ठीक है बेटा, ये सब एडवर्ब्स हैं। और जब सेंटेंस शुरुआत इनसे होती है, इन एडवर्ब से होती है, तो उनके साथ इन्वर्जन होता है। मैंने बताया था आपको, मतलब इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, अर्थात इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है बेटा। चलो, और हार्डर हो गया, हार्ड का कंपैरेटिव हार्डर हो गया, हार्डेस्ट सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। तो ये तो है नहीं, तो ये भी एडजेक्टिव ही है, ये भी एडजेक्टिव है और एडवर्ब भी है, ठीक है भाई। हार्डी कोई वर्ड नहीं है, तो आपको ये हार्डली, ये फर्जी है, ये फर्जी है, समझ गए। तो आंसर हमारा हो गया हार्डली, एडवर्ब। यू कम एंड हैव डिनर विद मी, तुम निश्चित रूप से मेरे साथ आना चाहिए और डिनर करना चाहिए, ये कह रहा है वो। तो मस्ट लगाएं, नीड की आवश्यकता है। अब आवश्यकता ऐसे कहेंगे हम कि तुम्हें आवश्यकता है मेरे साथ, यू नीड कम, तो मेरे साथ आने की आवश्यकता है और तुम्हें डिनर करना चाहिए। देखो कितना गंदा सेंस लग रहा है, तो मतलब नहीं पड़ता। यूज टू हैबिट के लिए आता है, तो हैबिट की कोई बात नहीं हो रही। ये आज्ञा के लिए होता है, तो ये तो कोई बात नहीं है, आज्ञा की कोई बात ही नहीं है। वो कह रहा है कि तुम्हें मेरे संग आना चाहिए, तुम्हें निश्चित मेरे साथ आना चाहिए भाई और डिनर करना चाहिए। नहीं है किसी अपना जो डियर वंस होता है उससे बोलते हैं हम, यार आज तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए और तुम्हें मेरे साथ डिनर करना चाहिए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो फटाफट देखते हैं। और ये हाँ, तो बस 3 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी खत्म करते हैं। देखा, सी सक्सीडेड ड्यू टू हर। अब यहाँ लिखा है मोस्ट हार्ड। अब मोस्ट हार्ड तो सुपरलेटिव की बात, तो सुपरलेटिव तो कहीं कुछ कह ही नहीं रहा वो, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें इसको हटाओ, फेंको बाहर। कंपैरेटिव की कोई बात नहीं कर रहा है, किसी से कंपेयर भी नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी कंपैरेटिव है, ये भी नहीं होगा, बस एक बच गया, आंसर हो गया, है कि नहीं सही बात। यहाँ कोई कंपेयर तो हो नहीं रही, तो हार्डर क्यों लगाएं, मोर हार्ड क्यों लगाएं या मोस्ट हार्ड क्यों लगाएं, तो इनका तो काम खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास ये हार्ड, ठीक है बेटा, जो कि एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। हार्ड, फास्ट, लेट, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं, एडवर्ब के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिखा है वर्क, तो यहाँ पर आंसर यही हो गया हमारा, हार्ड वर्क। वैसे भी सुना होगा आप लोगों ने, हार्ड वर्क करो चिल्लाते रहते हैं लोग, ठीक है। और आपको हार्ड वर्क करना चाहिए अगर एग्जाम निकालना है तो, अदरवाइज फिर आगे आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। लिखा है प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन। मैंने बेटा कल या परसों वाले, अगर आपने नहीं देखा तो दूसरी तीसरी वीडियो जाकर देखिए जो मैंने करा रखे हैं, वहां पर देखिएगा। बताया है मैंने लिटिल और फ्यू का मीन्स। लिटिल का मतलब जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है और फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। लिटिल का मतलब होता है कुछ नहीं, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, द लिटिल का मतलब जितना भी है सारा। ऐसे फ्यू का मतलब भी ऑलमोस्ट नथिंग, और अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब जितना भी है सारा, ठीक बेटा। नॉट मैनी और द फ्यू का मतलब होता है टोटल, ठीक। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, अ फ्यू का मतलब नॉट मैनी, और द फ्यू का मतलब होता है टोटल, ठीक है, एग्रीगेट जितना भी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये प्रिकॉशन तुम्हें लेना चाहिए, किस प्रकार का, अ लिटिल प्रिकॉशन इज नेसेसरी, या लिटिल प्रिकॉशन मतलब प्रिकॉशन है ही नहीं, अगर लिटिल लगा देंगे तो प्रिकॉशन ही नहीं है। और प्रिकॉशन पहले पता करो कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो प्रिकॉशन तो अनकाउंटेबल होगा, तो अनकाउंटेबल ये तो आएगी नहीं, पहले इसका तो काम अपने आप खत्म हो गया। अब बच गया लिटिल, लिटिल भी नहीं आएगा क्योंकि लिटिल का मतलब ही नहीं हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। अगर हमें आवश्यक की बात कर रहा है तो ना के बराबर प्रिकॉशन की जरूरत है हमें, मशीन को हैंडलिंग करने की। जब मशीन चलाएं तो हम क्या कहेंगे, तुम मशीन को चला रहे हो तो तुम्हें थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो थोड़ा प्रिकॉशन की जरूरत है, ये बोलेंगे हम कि तुम्हें जितना भी प्रिकॉशन, जितनी जरूरत है उतना प्रिकॉशन तुम्हें लेना चाहिए, ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जितने भी जरूरत क्या होती है, मान लो तुम हल्का सा प्रिकॉशन ले रहे हो, तुम करो इतना पर्याप्त है मेरे लिए, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया होगा ना बेटा उसका।
तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि जितना भी जरूरत है, बोला थोड़ा बहुत प्रिकॉशन आपको लेना ही पड़ेगा अगर मशीन चला रहे हो आप, ठीक है। तो अ लिटिल प्रिकॉशन, क्या बोलोगे, अ लिटिल प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन, ठीक है बेटा। आई डोंट बिलीव वॉट ही, अब देखो फिर वही आ गया, अब ये भी पढ़ा था हमने कि जब वॉट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होता है, ठीक है, ये डब्ल्यू वर्ड का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होता है तो आगे का वाक्य सिंपल बनाया जाता है, ठीक। तो ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये वॉट कंजंक्शन के रूप में आ रहा है और देखो यहाँ ही दे दिया इसीलिए, ठीक। तो वाक्य को सिंपल बनाएंगे, अर्थात अब इसके बाद कहानी क्या होने वाली है, सेइंग तो होगा नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि वहाँ हेल्पिंग वर्ब तो कोई दी नहीं गई, सेज भी नहीं हो सकता। अच्छा, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए, तो सेइंग तो हो नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग नहीं है। आई डोंट बिलीव वॉट ही, अब हैज सेड बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी वह कहता है, ही से, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। हेड आएगा नहीं और ये भी नहीं बोलना हमें, ठीक है बेटा, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही तो पूरी प्रेजेंट में बात रखें, हमें क्या जरूरत है आगे जाने की, सहज में और हेड में, ठीक। तो आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता, व्हाट ही सेज, जो भी वह कहता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ ऐसे ही बस मज़े से पढ़ते रहिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए। जय हिंद।